हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से नीट और जेईई की एग्जाम के अंदर कम से कम 2 से 3 सवाल और आपके स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करीबन 8 मार्क्स का इसमें से कंटेंट स्टेट बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, इसमें क्रैमिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको समझना पड़ेगा। जो एमसीक्यू हम इसमें करेंगे, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप लोग डायरेक्टली इसके आंसर नहीं दे पाओगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो चैप्टर चलने वाला है, वो चैप्टर को आप बुक के साथ पहले पेज से देखोगे तो वो मैच नहीं होगा, क्योंकि मैं चैप्टर बीच में से स्टार्ट करूंगा। वैसे तो चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से मैं पीछे का पार्ट पहले स्टार्ट करने वाला हूं, फिर आगे का पार्ट में स्टार्ट करूंगा। इनिशियली हम लोग इस चैप्टर के अंदर 2 टाइप के सेल पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर 3rd नंबर पे दे रखा है। तो 3rd नंबर का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा पी ब्लॉक खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग सेल के बारे में। तो सेल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 2 तरह के होते हैं। हम लोग 2 तरह के सेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सेल है, उसे बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला जो सेल होता है उस सेल को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा जो सेल है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकेंड सेल जो है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम लोग ये दोनों सेल का स्टडी बारी बारी करने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि ये दोनों सेल के ऊपर बेस्ड सवाल जो है वो कुछ लोगों को परेशान करते हैं। तो आपको सेल को समझना है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। केमिकल एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल के एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट करे, ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द सेल विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट टाइप ऑफ सेल आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम लोग तो हो सकते हैं गैल्वेनिक सेल, और दूसरे सेल इसमें आते हैं वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल जो आज तक आप पढ़ के आए हो, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th में जो भी पढ़ा हुआ है, वो सारे आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही पढ़े हैं, जो बैटरी के साथ कनेक्ट किए जाते थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के साथ। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें बैटरी का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इसमें उल्टा होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, दैट टाइप ऑफ सेल आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें हम लोग बैटरी से कनेक्ट करके करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब जाके वर्क होगा। तो इसके लिए वर्क खुद नहीं होता है, मींस स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, जबकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये सेल खुद काम करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे, मींस दोनों में रेडॉक्स रिएक्शन होने वाले हैं। बट एक में रेडॉक्स रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, जबकि दूसरे में रेडॉक्स रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन कैसा होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस। जबकि इसके अंदर मैं बोलूं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। देख के ही वैसे तो पता चल जाता है कि ये नॉट स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि बैटरी से हम करंट पास करेंगे फिर रिएक्शन होंगे, तो स्पॉन्टेनिटी तो रही ही नहीं। इटसेल्फ कैसे हुआ? हमने बैटरी से करंट फ्लो किया
तब जाके रिएक्शन हुआ, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये रिएक्शन कैसे है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोग इसे बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, सेल के बारे में मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। अब दूसरा पॉइंट देखना है, दैट इज कंडक्टर्स। हम लोग बात करेंगे अब कंडक्टर्स के बारे में। अब बेटा आप लोगों को पता होगा कंडक्टर्स किसे बोलते हैं, चलो लिख लूं मैं पहले यहां पर कंडक्टर्स। फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस चीज को कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें से करंट फ्लो हो पाए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए, उसे हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, राइट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए, उसे हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। अब कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। पहला जो कंडक्टर्स है इसे हम लोग बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर्स। पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में। बेटा मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो मेटल से बने होते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि मेटालिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? कौन रिस्पॉन्सिबल है मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसके पीछे? तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक करंट बोलो आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल की आउटर शेल में हम सब जानते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा मेटालिक कंडक्टर के अंदर, तो एक जगह से दूसरी जगह पे करंट का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। मान के चलो ये मेटल है बेटा, तो एक जगह से दूसरी जगह या एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है वो किसकी वजह से पास हो रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी। उसके साथ साथ यहां पर यह भी ध्यान रखो, देयर इज नो केमिकल चेंज अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नो केमिकल चेंज अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जब मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इसके दौरान कोई केमिकल चेंज नहीं देखने को मिलता। मींस इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है। यहां पर तो कोई केमिकल चेंज हो ही नहीं रहा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपके घर पे जो वायर लगे हुए हैं उसकी स्विच जैसे आप ऑन करते हो तो फैन ऑन होता है, लाइट ऑन होती है। बात समझ आ रही है? लेकिन क्या हर रोज वायर चेंज करने पड़ते हैं? क्यों नहीं करने पड़ते? या इंटरवल पे भी क्या आपको वायर चेंज करने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? रीजन ये है कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है तो उसकी जगह भी तो कोई और आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम लोग बोल सकते हैं नो केमिकल चेंज ड्यूरिंग दिस फिनोमेना। यहां पर बेटा कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं? तो एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन, एल्यूमिनियम। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। और यहां पर आप लोग मेटालिक कंडक्टर में नॉन मेटल भी एक एग्जांपल है। नॉन मेटल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं ग्रेफाइट। तो ये ध्यान रखना कि सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा ये तो सारी मेटल है ही जो मेटालिक कंडक्टर्स की तरह काम करती है, बट एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, वो भी मेटालिक कंडक्टर्स है। अंडरस्टूड? तो ये ग्रेफाइट है नॉन मेटल, फिर भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। क्लियर है? तो ये बेटा किसकी बात हो गई हमारी? मेटालिक कंडक्टर्स की। अब हाँ, एक पॉइंट याद रखना इसमें कि मेटालिक कंडक्टर्स जो होते हैं वायर जैसे कि, आप एग्जांपल के तौर पे वायर को सोचो, लॉन्ग टाइम तक मेटालिक वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाए तो वो गर्म हो जाते हैं, मींस टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहां पर जो
एटॉमिक कर्नल होते हैं, एटॉमिक कर्नल उनका वाइब्रेशन होता है और इसीलिए रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि मेटलिक कंडक्टर में से लॉन्ग टाइम तक यदि इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाए तो एक फिजिकल चेंज होगा। देयर इज ओनली वन फिजिकल चेंज अकर, देयर इज ओनली वन फिजिकल चेंज अकर, एंड वो कौन सा है? टेम्परेचर इंक्रीज होने का। टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब लॉन्ग टाइम तक कोई मेटलिक वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका एक फिजिकल चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना। चलिए दूसरा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक कंडक्टर्स। यहां पर इसे क्या बोलते हैं बेटा? मेटलिक कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि मेटलिक कंडक्टर्स मेटल की वजह से है। यहां पर हम लोग बोलने वाले हैं आयोनिक कंडक्टर्स। आयोनिक कंडक्टर्स, तो यहां पर वर्ड ही बहुत कुछ बता देता है कि कंडक्शन होगा थ्रू आयन, कंडक्शन अकर थ्रू दी आयन। यहां पर कंडक्शन अकर थ्रू दी फ्री इलेक्ट्रॉन था, यहां पर आयोनिक कंडक्टर्स है तो इसमें कंडक्टिविटी या इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो किसकी वजह से होगी? तो आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो सॉल्यूशन होगा यहां पर और वो सॉल्यूशन के अंदर आयंस होंगे और आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यहां पर पास होती है। हम लोग यहां पर बोल सकते हैं आयोनिक कंडक्टर्स की जगह कंडक्टर्स विच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस। तो यहां पर हम लोग एक और नाम भी यहां पर लिख सकते हैं, कंडक्टर्स कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। कंडक्टर्स कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पर ऐसे कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स रखते हैं या आयोनिक कंडक्टर जो आयन रखते हैं। ओके, देखो अब यहां पर हम लोग बहुत सिंपली बात करें यहां पर, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो है उसको हम लोग मेल्ट कर सकते हैं या फिर एक्वायस सॉल्यूशन बना सकते हैं। आयोनिक कंडक्टर्स के लिए दो तरीके चलते हैं। नंबर वन, एक मोल्टन सॉल्यूशन बना लो आप लोग, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का आप एक्वायस सॉल्यूशन बना लो। दोनों में बहुत फर्क है बेटा। मोल्टन सॉल्यूशन एंड एक्वायस सॉल्यूशन बोथ आर डिफरेंट। मोल्टन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर जैसे कि आपके पास है कोई NaCl, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं NaCl सॉलिड। अब ये तो सॉलिड स्टेट में है, नमक है आपके घर पे तो NaCl सॉलिड है। अब हमें करना क्या है, इस NaCl का खुद का एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, उस मेल्टिंग पॉइंट तक इसे गर्म करते जाइए। तो आप क्या करो, NaCl सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते जाओ, हीट प्रोवाइड करते जाओ, तो यहां पर बनेगा NaCl लिक्विड। आपने क्या किया, सिर्फ हीट प्रोवाइड करी है। कब तक? उसके मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर को ले जाइए। तो NaCl सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? NaCl लिक्विड में। और ये NaCl लिक्विड NaCl सॉलिड में से जो आयन थे वो सेपरेट हो जाएंगे और दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे। तो इसे बोलते हैं हम लोग मोल्टन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोल्टन सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल यदि हम ले ले तो NaCl सॉलिड ले लो अगेन, और इसको पानी में ऐड करो। जैसे ही मैं NaCl को वाटर में ऐड करूंगा, यहां पर बनेगा Na प्लस एक्वायस एंड Cl माइनस एक्वायस। तो यहां पर देखो लिक्विड स्टेट है, यहां पर एक्वायस स्टेट है। ये एक्वायस है, इसे हम एक्वायस सॉल्यूशन बोलेंगे। लिक्विड स्टेट है, उसे मोल्टन सॉल्यूशन बोलेंगे। दोनों में है क्या? आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, और ये आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये आयंस कहां से आते हैं, आयंस देने वाले सब्सटेंस कौन से हैं? तो हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं 11th साइंस के अंदर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर दो तरह के सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोला जाता है? जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 100% हो। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे ना कि अल्फा की वैल्यू जिसकी 100% हो, तो जिसे हम लोग अल्फा परसेंटेज को हम निकाल दे तो अल्फा की वैल्यू जिसकी 1 हो। मींस कोई भी सब्सटेंस को जब पानी में आप डिसॉल्व करते हो वो 100% टूट जाता है, 100% आयन फॉर्म कर लेता है, तो उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फिर दूसरे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस और ऑल द सॉल्ट, सारे सॉल्ट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का लिस्ट पता होना चाहिए, 6 है, सिर्फ 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद कर लो। HCl, HBr, HI, मिस हेलोजन एसिड में से सिर्फ HF नहीं आता है। HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, इतने तो याद ही है। अब एक रह गया, दैट इज HClO4, HClO4। तो 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद कर ले। स्ट्रॉन्ग बेसिस, पहला जो ग्रुप है उसमें लिथियम को छोड़ के बाकी सबके हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, एंड ग्रुप सेकंड का एक और हाइड्रोक्साइड है बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस। तो ये 5 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है। एंड सारे सॉल्ट चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हैं या फिर दोनों स्ट्रॉन्ग से बने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी टाइप का सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम बोलते हैं। अब आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा लेस देन 100% होता है, और आप तो जानते ही हो कि अल्फा लेस देन 100% लिखने के लिए लिखते हैं, बाकी होता है 2 to 3%। तो ये अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। और यहां पर होता है हमारा वीक एसिड्स, यहां पर हमारे होते हैं वीक बेस, वीक बेसिस एंड वीक एसिड। अब ये तो बहुत बड़ा लिस्ट है, कैसे याद रखोगे कौन से बेस वीक और कौन से एसिड वीक मानेंगे? तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस को याद कर लेना है। यदि आपको सारे स्ट्रॉन्ग एसिड पता है तो जो रिमेनिंग है वो वीक एसिड है, सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस पता है तो जो रिमेनिंग है वो वीक बेसिस है। क्लियर है? अब हम लोगों को करना क्या है, हमको मेटेलिक कंडक्टर्स एंड आयोनिक कंडक्टर्स के बीच का डिफरेंस समझना है। समझते हैं, आप इसे नोट करिए, फिर डिफरेंस वाइज हम लोग देखते हैं कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए स्टेट बोर्ड की एग्जाम के अंदर तो कैसे आपको कौन से पॉइंट लिखने हैं। आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब डिफरेंस मेटेलिक कंडक्टर्स एंड आयोनिक कंडक्टर्स, एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें कंडक्टिविटी किसके थ्रू होती है? बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कंडक्टिविटी बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आयोनिक कंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी किसके थ्रू होगी? आयंस के थ्रू। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंडक्टिविटी बाय आयंस। तो यहां पर कंडक्टिविटी बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर कंडक्टिविटी बाय आयंस है। क्लियर? सेकेंड, मेटेलिक कंडक्टर में मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि देयर इज नो केमिकल चेंज अकर, देयर इज नो केमिकल चेंज अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इसमें नो केमिकल चेंज, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। जबकि यहां पर आप लोग देखोगे तो हम लोग एनोड एंड कैथोड डीप करेंगे, सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर एक एनोड डाला होगा, एक कैथोड डाला होगा, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर रिस्पेक्टिवली एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन एंड कैथोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, तो उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयर इज अ केमिकल चेंज ऑन इलेक्ट्रोड, केमिकल चेंज अकर ऑन इलेक्ट्रोड्स in the form of oxidation and reduction on anode and cathode respectively। ऐसा पूरा लिखना है तो भी आप
लिख सकते हो, रिवाइंड करके एक बार अगेन समझ लेना। बोलो समझ में आया? तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है, जबकि इसमें केमिकल चेंज होता है बेटा। थर्ड, नो डिफ्यूजन ऑफ मैटर। ये भी मैंने बात करी थी कि कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, मींस मेटल आज जो काम कर रही है, वायर आज हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वायर से, तो कल भी आएगी। नो डिफ्यूजन ऑफ मैटर, मैटर अपनी जगह से नहीं हिल रही वहां पर, मींस मैटर का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, वो तो फिक्स लोकेशन पे ही है। जबकि यहां पर हम लोग जरूर लिखेंगे कि यहां पर इन द फॉर्म ऑफ आयन मैटर इज डिफ्यूज्ड, तो यहां पर लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस मैटर इज डिफ्यूज्ड। तो मैटर का डिफ्यूजन हो रहा है आयंस के थ्रू, यहां पर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलिए नंबर 4, ये फोर्थ नंबर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने जैसी बात है। यहां पर हम जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये बात मैंने बताई थी कि एक फिजिकल चेंज होता है, वायर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। वेरी गुड। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है? तो आपको पता है एटॉमिक कर्नल, एटॉमिक कर्नल आपको पता होगा, ये न्यूक्लियस है, और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं एटम के अंदर और न्यूक्लियस, उसको मिला के हम लोग बोलते हैं एटॉमिक कर्नल। तो ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉमिक कर्नल, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉमिक कर्नल हमने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन है जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा ये पॉजिटिव चार्ज्ड कर्नल। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉमिक कर्नल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉमिक कर्नल है, उसका वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। एंड वाइब्रेशन होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम पास होती है, तो कंडक्शन कम हो जाता है। यहां पर बात करें हम लोग तो बेटा यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां पर तो रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और टेम्परेचर बढ़ाने से यदि अल्फा बढ़ता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता है, तो उसमें से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो आयंस के थ्रू जो पास होती हुई कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाने की कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि अल्फा बढ़ता है, जबकि यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एटॉमिक कर्नल का वाइब्रेशन क्या होता है? वो बढ़ जाता है। अब यहां पर एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, समझना ध्यान से। यदि पॉजिटिव चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन के बीच में किसी भी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यदि हायर है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयंस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे विस्कोसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? विस्कोसिटी ज्यादा है। और विस्कोसिटी ज्यादा है तो चिकनापन ज्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या नेगेटिव पॉजिटिव को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मींस आयंस मूव आसानी से नहीं हो रहे। और ये केस में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, विस्कोसिटी बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। एंड फिफ्थ पॉइंट, यहां पर फैराडे लॉ फॉलो नहीं होते, तो यहां पर लिख सकते हैं डू नॉट फॉलो
डू नॉट फॉलो फैराडेज लॉ, और यहां पर मस्ट फॉलो फैराडेज लॉ। आपके दिमाग में ख्याल आता होगा सर फैराडेज लॉ क्या है, अभी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, लेकिन फैराडेज लॉ यहां पर फॉलो नहीं होते हैं, जबकि आयोनिक कंडक्टर में तो फैराडे लॉ के ऊपर ही ये डिपेंड करता है, फैराडे लॉ के ऊपर ही ये बेस्ड है पूरा। ओके तो ये 5 पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। मैंने जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है ऐसा लिखना मत आप लोग, मींस नोट डाउन करके जरूर लिखो, लेकिन जब थियरी के फॉर्म में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरा लिखना पड़ेगा कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ आयोनिक कंडक्टर विल डिक्रीज ड्यू टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन विल इंक्रीज, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा उसमें। ये तो याद रखने के लिए बेस्ट तरीका है। ओके चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखने से पहले कुछ टर्म आपको समझनी पड़ेगी, जबकि वो फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो अच्छे से, फिर भी एक बार रिकॉल कर लिया जाए। पहला है रेजिस्टेंस। आप सबको पता होगा रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों तरफ यदि मैं वायर सपोर्ट करूं या वायर को टच करवा दूं, वायर को मैं ज्वाइंट कर लूं दो एंड के ऊपर, यहां पर और यहां पर, तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होगा दोनों एंड के ऊपर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होता है उस पोटेंशियल डिफरेंट को हम लोग वोल्टेज V बोलते हैं। एंड ये कंडक्टर्स के अंदर से जो करंट फ्लो होगा उसे हम लोग एम्पियर I बोलेंगे। मैं वापिस बोल रहा हूं, एक कंडक्टर है, वायर से ज्वाइंट किया जाए तो ये कंडक्टर के दोनों एंड के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V बोलेंगे। एंड इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास भी होगी तो उसे हम लोग एम्पियर I बोलते, तो V अपॉन I। क्लियर? तो R इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको हम लोग ओहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओहम या ओहम ऐसा बोलते हैं कुछ टीचर और कुछ स्टूडेंट, लेकिन ओम बोलना है आपको। क्या बोलना है? ओम। ऐसा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा, यदि मैं ये एक कंडक्टर ले लूं तो कंडक्टर की लेंथ को L मान लूं एंड क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं A मान लूं, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में एंड क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। तो रेजिस्टेंस R, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में एंड उस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है। क्लियर? चलिए, देन आफ्टर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ध्यान रखना कंडक्टिविटी है बट सिंबल इसका G है। G क्या है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस है तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी। तो यहां पर बेटा R है, अब R का यूनिट आप जानते हो ओहम, तो यहां पर ओहम इनवर्स 1/R है तो यूनिट हो जाएगा ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर म्हो लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो? म्हो लिख सकते हो, या फिर इसका S यूनिट जो है इसे हम लोग SI यूनिट बोलते हैं। SI यूनिट इसका S है, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से ये आया है। सीमेंस करके एक साइंटिस्ट था और उसके नेम के ऊपर से सीमेंस यूनिट डेवलप हुआ है। तो SI यूनिट कंडक्टिविटी का कौन सा है बेटा? सीमेंस से, ध्यान रख लेना। क्लियर? देखो बेटा, रेजिस्टेंस जो है उसका यूनिट है ओम, कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स है, इसलिए ओम इनवर्स बोल सकते हो या फिर इसे म्हो भी बोल सकते हैं या फिर सीमेंस बोल सकते हो SI यूनिट के तौर पे। अब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और रेजिस्टिविटी जो है उसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टिविटी को रो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रो, ध्यान रखना। तो रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसे समझने से पहले आपको एक सेल समझना पड़ेगा। आपके पास यहां पर दो इलेक्ट्रोड है, दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है ऐसा मान लेते हैं। बोथ आर इलेक्ट्रोड विच आर मेड फ्रॉम द प्लेटिनम। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड को जहां पर रखा गया है दोनों के बीच की लेंथ कितनी है? L। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ कितनी है बेटा? L।
और दोनों इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। तो दोनों इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया A है एंड दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ कितनी है L है। समझ लेना ध्यान से, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ या दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L है और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो यहां पर रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द L बाय A। जो यहां पर एक कंडक्टर के लिए काम कर रहा था, ये सेल के लिए वही काम कर रहा है L बाय A, लेकिन यहां पर L क्या था, कंडक्टर की लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया वही कंडक्टर का, बट यहां पर L एंड ये अलग अलग है। L क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस एंड A क्या है, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो एरिया है A एंड L है लेंथ, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में एंड क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम। यहां पर बीच में एक सॉल्यूशन भरा गया है, ये सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है बेटा ये। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो कितना होगा। तो किसी भी वेसल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, LBH करके लेंथ लेते हैं बेटा, लेंथ लेते हैं, फिर हाइट लेते हैं एंड विड्थ लेते हैं। तो वैसे ही यहां पर हम वही काम करने जा रहे हैं कि लेंथ इसकी कितनी है L। अब यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो L को हम लोग ध्यान रखना, ये मैं पहले तो काम करूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो है उसको मैं निकाल दूं, तो प्रोपोर्शनलिटी को निकाल के इक्वल करूंगा तो यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, दैट इज द रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब L की वैल्यू मान के चलो 1 सेंटीमीटर ले लो, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है L, उसे 1 सेंटीमीटर अज्यूम करो एंड यहां पर जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है ऐसा मान लो। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर है, ऊपर नीचे 1 1 है, तो R इक्वल टू रो, तो R ही रो हो गया बेटा। तो यहां पर रेजिस्टेंस है वो ही रेजिस्टिविटी है यदि लेंथ 1 हो एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि किसी भी वेसल के अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम हम 3 साइड को मेजर करके कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये जो है A भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेटा LBH करोगे तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा। ये सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, ये वर्ड खुद लिखा गया है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको। रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज नोन एज अ रेजिस्टिविटी, बोल सकते हैं ना। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों हुआ, बिकॉज L 1 है और ये 1 है, तो L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर, इसीलिए रेजिस्टेंस ही क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी तब होती है जब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो। तो इसीलिए लिखा बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज नोन एज अ रेजिस्टिविटी रो। क्लियर है। चलिए, देन आफ्टर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है कप्पा, क्या है, कप्पा, और कप्पा के ऊपर से स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है के। ध्यान रखना, हम जिसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में उसे कप्पा बोला जाता है, और वहां से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आया के क्या होता है, के इक्वल टू 1 अपॉन रो। जैसे G इक्वल टू 1 बाय R है, G क्या है, कंडक्टिविटी, वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हो आप लोग। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1, यहां पर G इज इक्वल टू 1 अपॉन R था, यहां पर K इक्वल टू 1 बाय रो है। अब रो की वैल्यू क्या है, तो देखो
आपको 1/ρ इक्वल टू के करना है। तो जरा ध्यान देना, आर की वैल्यू मैंने रख ली यहां पर, आर इक्वल टू क्या है, ρl/a, आर इक्वल टू ρl/a। रो को मैं नीचे लेके आऊं, आर को यहां पर लेके जाऊं, तो ये 1/r हो गया, ये 1/ρ हो गया, l/a। बेटा क्या किया, रो को मैं नीचे लेके आया, आर को इस तरफ लेके आया, तो यहां पर 1/r हो गया, यहां पर 1/ρ हो गया, l/a। 1/ρ को क्या बोलते हैं, के, तो ये रहा के। 1/r को क्या बोलते हैं, जी। 1/r को क्या बोलते हैं बेटा, जी, तो ये हो गया जी। और l/a क्या है, जी स्टार, l/a जी स्टार, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इट कैन नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं होगा, रीजन समझाता हूं। यहां पर बेटा जी स्टार क्या है, l/a, जिसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब सेल ये रहा, सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ जो है वो यूनिट ही रहेगी, चाहे वो 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 मीटर ले लो, लेकिन 1 तो रहेगा। आप यूनिट पीछे बदल सकते हो, सेंटीमीटर की जगह मीटर, बट ये लेंथ 1 रहेगी, यूनिट रहेगी। और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये भी कैपिटल ए जो है उसकी वैल्यू भी 1, एल की वैल्यू भी 1, ये दोनों फिक्स है, तो जी स्टार जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा, फिक्स हो जाएगी। क्लियर, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करेंगे, एल एंड ए की वैल्यू अलग अलग दे सकते हैं, तो उससे आप लोग उसका रेशियो निकाल के सेल कांस्टेंट निकालोगे, जी के साथ मल्टीप्लाई करके कप्पा निकालोगे आप लोग। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जी क्या है बेटा, कंडक्टिविटी। अब जरा ध्यान रखना, यहां पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि L की वैल्यू 1 है, यहां पर रखो। A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पर रखो, तो l/a जी स्टार सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो गई, तो K इक्वल टू जी हो गया। K इक्वल टू जी, तो ये क्या है बेटा, जी कंडक्टिविटी, और K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो यहां पर K ही जी है। IUPAC ने भी वैसे भी बता रखा है कि कंडक्टिविटी जो है वो ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, तो K इक्वल टू जी। अब दूसरी चीज, यहां पर हमने रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज नोन एज अ रेजिस्टिविटी बोला था। अब ये भी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्योंकि ये L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी तो 1 है। तो अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, तो वही यहां पर लिखा है, देखो, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज नोन एज अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। क्लियर बेटा। तो यहां पर आपको कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। K को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, G को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, एंड ये है सेल कांस्टेंट। तो यहां पर एक वर्डिंग में लिख सकते हो आप लोग, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। ये वर्ड याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जाके आपको, तो इसे याद रख लेना है। ओके, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की शुरुआत करी है। शुरुआत से देखोगे तो शायद शुरुआत के पेज को पढ़ोगे तो शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अलग चीज पढ़ाई है आज आपको। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, वो सारी चीज मैंने एक्सप्लेन करी है। अच्छे से इसे 2 बार देख लीजिए आप लोग। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, पूरे मार्क्स आते हैं बच्चों के इसमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। कुछ पीछे थोड़े बहुत एनोड एंड कैथोड के रिएक्शन से सेल के वो थोड़े याद रखने पड़ते हैं, बाकी सब कुछ आसान होता है इसमें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।